अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का, और इसमें हम लोग जो तीन चीज़ें देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास इक्वल वेक्टर्स, सेकेंडली हम एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे बनाए जाते हैं, और बाद में उन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से वापस वेक्टर कैसे बनाए जाते हैं। और जो तीसरी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास एक और टाइप है वेक्टर की, विच इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इससे पहले लास्ट लेक्चर नंबर 11 में आप लोग दो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, एक यूनिट वेक्टर और एक हमारे पास है नल वेक्टर। आप लोगों ने उसको डिफाइन किया होगा, उसकी इक्वेशन देखी होगी, या उसके बारे में जो भी स्पेसिफिकेशन है वो आप लोगों ने उस लेक्चर में देखी होगी। तो आज हम अपने पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, विच इज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स हमारे पास कोई वेक्टर की टाइप नहीं है, लेकिन ये जस्ट एक कंपैरिजन है जिसमें हम लोग जस्ट कंपेयर करते हैं कि दो वेक्टर्स कब इक्वल होंगे और कब ये अनइक्वल होंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि एक वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं उसके मैग्नीट्यूड की मदद से, साथ में उसकी डायरेक्शन भी बताते हैं। तो इसी तरह हमें एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंपेयर करके पता चलेगा कि वो दो वेक्टर्स इक्वल हैं या फिर नहीं। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से एक है ए और एक है हमारे पास बी, तो वो इक्वल उसी कंडीशन में होंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होंगे। अगर दोनों में से एक भी चीज स्लाइटली अनइक्वल है तो वो दोनों वेक्टर्स कभी भी इक्वल नहीं होंगे। बेशक मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट हो तो वो अनइक्वल है। अगर हमारे पास डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो तब भी वो अनइक्वल है। इक्वल सिर्फ एक ही कंडीशन में होंगे कि हमारे पास उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दो पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ करता हूं ए और बी, तो मुझे पता है कि दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, और अगर दोनों की लेंथ बराबर है तो हमारे पास इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे। सो दो वेक्टर्स जो कि पैरेलल है और उनकी लेंथ ग्राफ के ऊपर जब भी बराबर है या उनका मैग्नीट्यूड जब भी बराबर होगा तो वो हमारे पास इक्वल वेक्टर्स होंगे। अगर दोनों में से एक भी चीज मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से अगर वो स्लाइटली डिफरेंट है तो वो दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे, तब वो अनइक्वल है। सेकेंडली हमारे पास चीज है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक वेक्टर की। तो हम लोग देखते हैं कि एक वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं वो होते क्या हैं। सिंपल कंपोनेंट की बात करेंगे, उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए कैसे जाते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि वापस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से अगर हम लोगों ने अपना वेक्टर वापस हासिल करना है तो उसके लिए क्या तरीका होगा। जो आप लोगों ने कल यूनिट वेक्टर पढ़ा है, एक टाइप ऑफ वेक्टर यूनिट वेक्टर पढ़ा है, उसको डिफाइन किया, उसका इस्तेमाल अब इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा, और पोजीशन वेक्टर के अंदर भी उसी वेक्टर यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल। सो हमारे पास कोई वेक्टर हो या कोई भी चीज हो, उस चीज का जो कंपोनेंट होता है वो उसका एक टुकड़ा होता है। जब भी हम एक वेक्टर की बात करते हैं और इसके वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, तो जब भी उन कंपोनेंट्स को दोबारा ऐड करेंगे तो हमारे पास वेक्टर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक वेक्टर लेता हूँ फॉर एग्जांपल ये, और मैं उसको उसके कंपोनेंट में तोड़ देता हूँ, लेट्स से उसका एक कंपोनेंट ये है और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ये है, तो ये मेरे पास ओरिजिनल वेक्टर था, ये उसका पहला कंपोनेंट था और ये इसका दूसरा कंपोनेंट। और जैसा कि आप डायग्राम से देख रहे हैं कि मैंने इन दोनों कंपोनेंट्स को हेड टू टेल ऐड किया हुआ है, और ऐड किया तो दोनों कंपोनेंट से मिलके ओरिजिनल वेक्टर बना। तो कोई भी एक कंपोनेंट जो वेक्टर का होता है वो हमारे पास उसका एक टुकड़ा होता है हमारे पास, जिसको हम खुद ब्रेक करते हैं, और अगर उन सारे टुकड़ों को दोबारा हेड टू टेल ऐड करेंगे तो हमारे पास हमारा ओरिजिनल वेक्टर बनता है। अगर मैं इस वेक्टर ए के तीन टुकड़े करना चाहूँ या तीन कंपोनेंट्स बनाना चाहूँ तो हमारे पास कोई भी मुश्किल नहीं होगी, दूसरा टुकड़ा बनाएंगे और हम इसका तीसरा कंपोनेंट भी बना देंगे। इसी तरह अगर हम 4 बनाना चाहें, 5 बनाना चाहें और 6 बनाना चाहें, करते करते हम इन्फिनिट कंपोनेंट्स बना सकते हैं। तो अगर मैं सिंपल एक कंपोनेंट की बात करता हूँ एक वेक्टर की, तो मैं एक वेक्टर को इनफाइनाइट, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर सकता हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ सिंपल कंपोनेंट।
लेकिन अगर मैं बात करता हूँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, तो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हों, बिकॉज आप लोगों ने इनिशियली पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर मींस परपेंडिकुलर। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मीन ऐसे कंपोनेंट्स जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मैं ग्राफ के अंदर कोई भी एक वेक्टर लेता हूँ, लेट्स से मेरे पास ये वेक्टर ए है और इसकी डायरेक्शन है लेट्स से थीटा एंटी क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस। तो जब भी मैंने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनानी है तो मेरे पास ये दोनों कंपोनेंट इस तरह होने चाहिए कि ये एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर। बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर दें और उसे कह दें एक्स कंपोनेंट, और इसी वेक्टर का जो एक कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन गिरा कर ड्रॉ कर दें, तो वो हो जाएगा इसका वाई एक्सिस के ऊपर फाई कंपोनेंट। फायदा ये होगा कि हमारे पास ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। जब भी हम ax और ay को दोबारा हेड टू टेल ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल ax मेरे पास ये है और ay मेरे पास ये है, तो जब भी ax और ay को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हमारा ओरिजिनल वेक्टर a बन जाएगा। मैंने हेड टू टेल से इसको ऐड किया, तो हमारे पास ax और ay हमारे पास ऐड होगा तो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर बन जाएगा। तो जस्ट सिंपली एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ने का मतलब ये है कि ऐसे उसके कंपोनेंट बनाना जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और हम लोगों ने यही बात की है कि जब मैं इन दोनों कंपोनेंट्स ax और ay को ऐड करूंगा तो मेरे पास मेरा रियल वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर बन जाएगा। सो इक्वेशन वाइज मैं कह सकता हूं कि एक वेक्टर जो होता है वो उसके x कंपोनेंट और उसके y कंपोनेंट को ऐड करने से बन जाता है। और आप लोगों ने कल यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया होगा कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसी तरह अगर मैं वेक्टर को देखूं तो ये मेरे पास बराबर हो जाएगा a into a का। सो मैं ax को भी लिख सकता हूं ऐसे ax I है। I क्या इसलिए क्योंकि ax की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है, और हमें पता है कि जो पॉजिटिव x एक्सिस होता है इसका यूनिट वेक्टर I क्या होता है, जो पॉजिटिव y होता है उसका j क्या होता है, और अगर इन केस थर्ड कंपोनेंट भी है z के लॉन्ग तो वो k क्या होगा हमारे पास। इसी तरह मैं y को लिख सकता हूं ay j कैप। ay वेक्टर का मैग्नीट्यूड और j कैप इसकी डायरेक्शन। तो एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर लिखने का मतलब ये है कि जस्ट ax I कैप प्लस ay j कैप। लेकिन इस ax और ay की वैल्यू क्या है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ती है। तो उसके लिए मैंने ये जो ट्रायंगल ड्रॉ की हुई है, मैं जस्ट इसकी डायरेक्शन नहीं बस मैग्नीट्यूड ड्रॉ कर लेता हूं ताकि मेरे पास ax और ay का मैग्नीट्यूड आ जाए। तो मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया वापस, जिसमें मेरे पास ax ay और a है और हमारे पास थीटा है। राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो cos थीटा होगा वो हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज होगा। इसके अंदर बेस मेरे पास इस वक्त ax है और हाइपोटेन्यूज मेरे पास a है, तो मैं ax को a cos थीटा लिख सकता हूं। इसी तरह अगर मैं sin थीटा को डिफाइन करूं तो मैं कहता हूं कि sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो मेरे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आएगा तो ay की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास a sin ऑफ थीटा। तो अगर मेरे पास एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन है तो मैं उसका x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकता हूं। ये हमारे पास x और y कंपोनेंट को फाइंड करने का तरीका है। अगर हम लोगों ने एक वेक्टर लिया हुआ है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है तो हम उसको उसकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम सबसे पहले ax और ay की वैल्यू फाइंड करें, उन दोनों वैल्यूज को इधर पुट करेंगे तो वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा। इससे पहले वो पोलर फॉर्म में लिखा हुआ था तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म के अंदर आ जाएगा। सेकेंड चीज होती है कि वापस हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से ओरिजिनल वेक्टर कैसे हासिल करना है, यानी कि अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं तो मैं वापस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे हासिल करूं, तो दोबारा इस ट्रायंगल के ऊपर आ जाएगा। राइट एंगल है हमारे पास ट्रायंगल, इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और जैसे ही इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और अगर मैं a की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अंडर द रूट।
ये मेरे पास ए की वैल्यू निकल आएगी। और अगर मैं tan थीटा अप्लाई करता हूँ तो मुझे पता है जी tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो मेरे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, और tan बराबर के उस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो ये tan इनवर्स बन जाएगा। तो मेरे पास थीटा रह जाएगा tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। सो अगर मेरे पास x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है तो मैं वापस उसकी मदद से a भी निकाल सकता हूँ यही इक्वेशन यूज करके, और अगर x और y कंपोनेंट है तो मैं उसकी मदद से थीटा भी निकाल सकता हूँ ये। तो हमारे पास ये जो चार इक्वेशंस हैं 1 2 3 और 4, ये आपको ट्रायंगल की मदद से ड्राइव भी करनी आनी चाहिए और आपको जुबानी भी याद होनी चाहिए। जैसा आप लोग न्यूमेरिकल्स के अंदर एक इक्वेशन यूज करते हो, जब भी आपको ये जुबानी याद होगी तो आप जस्ट इसको डायरेक्ट अप्लाई करोगे और इसकी मदद से y या x या वापस उसका रिवर्स प्रोसेस कर सकोगे। तो ये था हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं। एक सादा कंपोनेंट की वजह से हमने उसको डिफाइन किया और उसके बाद हम लोगों ने बात की सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, उनको निकालने का तरीका और उनसे वापस पोलर फॉर्म में जाने का तरीका। आज की जो आखिरी चीज है हमारे पास वो है हमारे पास जस्ट एक डेफिनेशन, जो कि है हमारे पास पोजीशन वेक्टर की। तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास एक टाइप ऑफ वेक्टर है, जैसे कि नाम से जाहिर है ये हमारे पास इस्तेमाल होता है किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए। ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक्स वाई एक्सिस के अंदर एक पॉइंट है, लेट्स से इसका नाम है पी और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स तरतीब से लिखे हैं। तो जब भी मैंने इस पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए अगर एक वेक्टर ड्रॉ करना है तो वो वेक्टर कहलाएगा मेरे पास पोजीशन वेक्टर। सो अ वेक्टर व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन और पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। अब रेफरेंस को आना इसलिए जरूरी है कि कभी भी लोकेशन या एड्रेस कभी भी रेफरेंस के बगैर नहीं हो सकती। अगर हमें ऊपर रेफरेंस होगा तो हमें पता होगा कि भाई यहाँ से हमने शुरू करना है और यहाँ तक हमने जाना है। अगर हमें पता ही नहीं होगा रेफरेंस का या हमें पता ही नहीं होगा कि हमने चलना कहाँ से शुरू करना है तो हमारे लिए एड्रेसिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पोजीशन बताने के लिए हम आमतौर पर रेफरेंस जो है वो हम ओरिजिन को यूज करते हैं, लेकिन ओरिजिन के अलावा भी अगर हम यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ज्यादातर ओरिजिन इस्तेमाल हो रहा है तो हम आज डिफाइन इसको ओरिजिन के लिहाज से करेंगे, हम इसको एक्सटेंड भी करेंगे अगले लेक्चर में। तो अगर मैंने इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है तो हमारे पास जो पॉइंट है हमेशा हमारे पास हेड उसके ऊपर आ जाएगा और जो टेल है वो हमारे पास हमेशा रेफरेंस पे होगी, क्योंकि हमारा रेफरेंस ओरिजिन है तो हम टेल जो है वो ओरिजिन के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। सो ये हमारे पास होता है पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करने का तरीका। एक ऐसा वेक्टर जो कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए इस्तेमाल होता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। हमेशा उस वेक्टर का जो हेड है वो पॉइंट के ऊपर आएगा और टेल हमेशा रेफरेंस के ऊपर आएगी। ये इसको ड्रॉ करने का तरीका है। और अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ, हमेशा पोजीशन वेक्टर को स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं, ये रिजर्व कीवर्ड है इसका। तो हमारे पास जस्ट क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं हम लोग ऐसे, x मेरे पास इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है और y मेरे पास इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। जैसा आपने पुट करना है और हमारे पास इस वेक्टर की वैल्यू भी निकल आएगी। और अगर मेरे पास ये स्पेस में है तो हमारे पास तीसरा पॉइंट होगा z, वो हमारे पास k कैप के साथ आ जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर अंडर रूट। जैसा कि हमने फाइंड किया कि मैग्नीट्यूड को हम कैसे निकालते हैं, x कंपोनेंट का स्क्वायर जमा y कंपोनेंट का स्क्वायर दोनों को ऐड करके अंडर द रूट। तो हम लोगों ने सेम इक्वेशन मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ पे भी इस्तेमाल की है, जस्ट कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स को ऐड किया और अंडर द रूट लिया है तो हमारे पास उसका तो पोजीशन वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं। सो हमारे पास ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी जिसको आज हम लोगों ने सिर्फ किया है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन के अलावा भी कोई पॉइंट लेना चाहें तो उस हिसाब से हमारी डायग्राम और फार्मूला चेंज हो जाएगा। सो हमने इसको डिफाइन किया है, हमने इसको ड्रॉ करने का तरीका देखा है कि इसका हेड हमेशा पॉइंट पे और टेल हमेशा रेफरेंस पे, और हम लोगों ने x और y और z की जगह पे क्या पुट करना है, हमें पुट करने से इसका मैग्नीट्यूड और इसकी वैल्यू दोनों हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। हम लोगों ने आज जो भी तीन चीज़ें डिस्कस की हैं आप लोगों ने इनको एक दफ़ा थॉरली रीड करना है टेक्स्ट बुक यूज़ करके अपनी, और या आप जो भी कोई हेल्पिंग बुक भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से भी आप रीड करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है
किसी भी बुक में से आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप ज़रूर इसको अपने फीडबैक दें और ज़रूर पूछें और इससे आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट।